Hi friends, my name is Mehazabi Bano and you can also call me MB. So I am come with the next part of mole concept. So without any time wasting, let's start this class. So last class में जब मैंने नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस किया था तो उसके अंदर इक्विवेलेंट के बारे में बताया था कि मोल की जगह उसमें इक्विवेलेंट काम आते हैं और जिस तरह से मोल होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास एंड ऑल्सो एटॉमिक मास, राइट। वैसे ही इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें क्या होता था, मोल की तरह इसलिए ऊपर गिवन वेट बट नीचे मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास ना आकर के इक्विवेलेंट वेट आता है। और उस इक्विवेलेंट वेट को निकालने का भी मैंने एक प्रोसेस बताया था कि किसी अगर मोलिक्यूल है तो उसका मोलिकुलर मास, एटम है तो उसका एटॉमिक मास अपॉन उसका एक्स फैक्टर आया करता है। और एक्स फैक्टर को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक ही मेथड नहीं है जो मैंने यहाँ बताया, इसके और भी मेथड है जिसमें से ये सेकेंड मेथड है हमारे पास। और कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या है, डेफिनेशन से अगर समझ में ना आए तो यहाँ देखें, मतलब हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम एंड क्लोरीन के 35.5 ग्राम से किसी भी एलिमेंट का जो वेट अमाउंट जुड़ा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है, ये क्लोरीन का है और ये ऑक्सीजन का है, और इनके साथ जो भी एलिमेंट जुड़ा होगा इतने ग्राम के साथ वो क्या हो जाएगा, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें कितना होता है इसका एटॉमिक मास 24 ग्राम होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास में कितना, ये होता है हमारे पास में 16 ग्राम, राइट, 16 ग्राम हो गया। फिर अगर इसकी बात करें हम तो इसमें हमें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 होता है। एंड क्लोरीन का क्या होगा हमारे पास में 35.5 होता है, लेकिन 3 है तो इंटू 3 कर दिया। अगर इसकी बात करें सल्फर की तो ये कितना होता है 32 होता है, क्लोरीन का 2 इंटू 35.5 हो गया। यहाँ सल्फर की बात करें कितना होगा 32 इंटू 2 हो गया, और क्लोरीन 2 इंटू 35.5 हो गया। अब हमने क्या कहा है, जो इन वेट के साथ में जुड़ा होगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। क्या ये ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, नहीं 16 ग्राम है, तो जब 8 ग्राम होगा तो ये कितना होगा 12 ग्राम। यानी मैग्नीशियम का 12 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है क्योंकि वो जुड़ा है अब 8 ग्राम के साथ। क्लोरीन का क्या 35.5 इंटू 3 जो है उसको हमने इक्विवेलेंट कहा, नहीं, हमने इक्विवेलेंट वेट कहा है 35.5 ग्राम को। तो इंटू वाला 3 हमें हटाना होगा, कब हटेगा, जब 3 इससे कैंसिल आउट होगा, ये 9 आएगा। यानी 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है बिकॉज वो जुड़ा है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सल्फर की बात करें, क्या 35.5 से 32 जुड़ा है, नहीं, साथ में 2 भी है, सो इससे ही कैंसिल आउट होकर 16 आएगा। अब ये 16 जो है वो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट होगा। अब इस पे चले तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास में 35.5 है, इंटू 2 है, रीज़न क्योंकि 2 क्लोरीन है। सल्फर क्या हो गया 32 एक सल्फर का इंटू 2 हो गया। क्या 35.5 से जुड़ा है ये मास, नहीं, साथ में 2 भी है, तो 2 से जब 2 कैंसिल आउट होगा तो 35.5 से जुड़ा 32 क्या हो जाएगा, सल्फर का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 16 था एंड यहाँ सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या था 32 है। यानी डिपेंड करता है कि हमारे पास में कंपाउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो भी एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम ना लेकर के ये एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करते हैं हम, तो एल्यूमिनियम में Cl3 की बात करें तो इसमें हमारे पास में इसका जो मोलिकुलर मास है वो हमेशा फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम 27 के बजाय 26 हो जाए, क्लोरीन 35.5 के बजाय 30 हो जाए और इससे पूरे मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर वेट है वो ही चेंज है, ऐसा नहीं होता। यानी जो हमारे पास में मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट अब भी हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 16 था एंड यहाँ पर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या है 32 आ रहा है। यानी इक्विवेलेंट वेट जो है वो चेंजेबल हो सकता है, यानी वो चेंज हो सकता है एक एलिमेंट के लिए, पहले अलग था बाद में अलग हो सकता है। जैसे H2SO4 मैंने कहा था वो मैक्सिमम तो बेसिसिटी शो करता है 2 बट 1 भी शो कर सकता है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। वैसे ही जब वो एक्स फैक्टर चेंज होगा तो इक्विवेलेंट वेट तो चेंज होना है, जैसे वहाँ इक्विवेलेंट चेंज होता है यहाँ पर भी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट हमेशा फिक्स नहीं होता, चेंज हो सकता है, बट मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास हमेशा फिक्स होते हैं। तो ये हमने सीखा यहाँ पर कि दूसरा तरीका क्या है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अगर एल्यूमिनियम का पूछा जाए
इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हम उस फॉर्मूले पे नहीं जाकर यहाँ यानी कि मॉलिक्यूलर मास पहले लिखते हैं, फिर मॉलिक्यूलर मास लिखने के बाद हम इसका क्या बनाते हैं, चार्ज लाते हैं। चार्ज टोटल क्या होता है, एल्यूमिनियम पर 3+ होता, क्लोरीन पर -1 होता और आगे 3 आता तो 3 होता। फिर एल्यूमिनियम Cl3 जो है हमारे पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, फिर अपॉन में x फैक्टर 3 लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो वो एक मेथड तो है, एक मेथड ईजिली समझ में आ रहा है कि 35.5 से जो जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा उस एलिमेंट का। तो यहाँ पर 30.5 के साथ में हमारे पास में 3 भी है, उस 3 को हटाना होगा तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो वो 9 ग्राम जो है वो 35.5 ग्राम से जुड़ा है, इसलिए एल्यूमिनियम का 9 ग्राम क्या हो गया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया, राइट। सो ये सेकेंड मेथड था। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के हमने दोनों मेथड देख लिए कि एक डायरेक्ट फॉर्मूले को देखकर हमें उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, और दूसरा उसका एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन x फैक्टर से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं, जो इक्विवेलेंट निकालने में काम आता है, राइट। सो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, लाइक हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन जो है इसके अंदर हमारे पास में इसके मोल जो है वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मोल इसका A का 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो क्या सभी मोल इक्वल है, नहीं, यानी A B के सेम मोल से रिएक्ट नहीं कर रहा, C के सेम मोल नहीं बना रहा, D के सेम मोल नहीं बना रहा, मोल सेम नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें, A का 1 है और B का 2 है, और इसका C का 3 और D का क्या हो गया 4। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, मोल अलग हो सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा सेम होंगे, हमेशा बराबर होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। यानी इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C एंड ऑल्सो इक्विवेलेंट ऑफ D। यानी इक्विवेलेंट जो है वो सबके सेम होंगे। वही इक्विवेलेंट जो हमने नॉर्मेलिटी में काम लिया था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, यानी मोल्स की जगह काम आने वाला नॉर्मेलिटी में जो टर्म है वो है इक्विवेलेंट। और ये इक्विवेलेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें पता है इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A बराबर B बराबर C बराबर D, यानी ये सब बराबर होंगे क्योंकि इक्विवेलेंट बराबर था। अब हमें पता है कि वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो अपॉन वाला एक्स फैक्टर तो ऊपर आ गया, W अपॉन M क्या होता है, मोल होता है। तो मोल इंटू एक्स फैक्टर ऑफ A, मोल इंटू एक्स फैक्टर ऑफ B, मोल इंटू एक्स फैक्टर ऑफ C, ये सब क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि रीजन है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट ये कहता है मोल अलग हो सकते हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, बट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिएक्शन करके, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तब वो सेम इक्विवेलेंट में करेंगे, और उसी सेम इक्वल अमाउंट में वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट के भी इक्विवेलेंट बनाएंगे। और जब इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल है तो इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो भी सबका इक्वल होगा। W अपॉन M से मोल और इंटू एक्स फैक्टर, ये भी सबके क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट देखा क्या होता है, जो क्या कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो सेम इक्विवेलेंट में करेंगे, और उतने ही इक्वल अमाउंट में उतने ही इक्विवेलेंट किसके बनाएंगे, प्रोडक्ट के बनाएंगे। और इक्विवेलेंट से फिर और क्या इक्वल कर सकते हैं हम, मोल इंटू एक्स फैक्टर सबके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंट होता है वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, वो सबका इक्वल होगा। फिर इक्विवेलेंट वेट में भी मास आ जाता है, इसलिए वेट अपॉन मास मोल हो गया, मोल इंटू एक्स फैक्टर भी सबके क्या होते हैं, इक्वल। अब उसी में अगली टर्म्स हम क्या क्या देख रहे हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है। जिस तरह से मोलरिटी क्या होती है, मोल्स को डिफाइन करती है, वो उसको इंडिकेट करती है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन में। वैसे ही 1 लीटर सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट को कौन बताती है, नॉर्मलिटी। तो फॉर्मूला यही होता है, नॉर्मलिटी होती है इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू वी के। तो हम और क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट जब बराबर है तो क्या बराबर होंगे, N इंटू वी ऑफ A बराबर N इंटू वी ऑफ B, यानी सबके N इंटू वी क्या है, इक्वल है। अब हमें पता है नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर होती है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी एक्स फैक्टर ऑफ ए बराबर एम वी इंटू एक्स फैक्टर ऑफ बी एटसेट्रा। तो इस तरह से ये भी बराबर होंगे। ये सब किससे आ रहे हैं बराबर करने, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के होने वाले इन टर्म्स पे, बट हम पहले नहीं कर सकते थे। रीज़न, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट नहीं पढ़ा था। अब जब पढ़ लिया तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट देख लिया, जो ये बताता है कि रिएक्टेंट सेम इक्विवेलेंट में रिएक्शन करके और इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। सो उसके अंदर हमने देखा था कि N1V1 बराबर होगा, तो ये NV इक्वल होंगे, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट सबके इक्वल होंगे एक दूसरे के। अभी बात आती है इक्वल किस तरह से करने हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी अगर रिएक्शन में कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे, या उसमें यूज़ किया गया है न्यूट्रलाइजेशन वर्ड, और वो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तब हम किन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, N1V1 बराबर N2V2। ये ऑल्सो यूज़ होती है किसके अंदर, टाइट्रेशन जो हम करते हैं 11th-12th में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, उनमें यूज़ होती है। N1V1 बराबर N2V2 हो गया। अब M जो N है वो क्या होता है, M इंटू एक्स फैक्टर, तो M1V1 एक्स फैक्टर बराबर M2V2 एक्स फैक्टर, M1V1 बराबर M2V2। ये सारे फॉर्मूले किसके अंदर यूज़ होंगे, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम यूज़ में लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में ये सारे फॉर्मूले यूज़ में लेते हैं। अब दो फॉर्मूले मैंने बताया, एक में तो एक्स फैक्टर है, दूसरे में एक्स फैक्टर है ही नहीं। तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर एक्स फैक्टर डिफरेंट है, लाइक एसिड जो हम यूज़ में ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वो H2SO4 है, और जो बेस हम यूज़ में ले रहे हैं वो KOH है। अगर KOH के एक्स फैक्टर की बात करें तो हमें पता है उसके पास OH कितने हैं, 1 है OH, तो एक्स फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 की बात करें तो इसके पास में जो H प्लस है वो कितने 2, तो एक्स फैक्टर 2 हो गया। यानी एक्स फैक्टर अगर डिफरेंट है तो फॉर्मूले में एक्स फैक्टर यूज़ करना है, और अगर सेम है, जैसे बेस तो KOH है और एसिड HCl है, तो दोनों के एक्स फैक्टर क्या है, सेम, तब इन फॉर्मूले में यूज़ नहीं लेना, क्योंकि सेम वाले तो दोनों तरफ से कट जाएंगे ना इक्वल करने पर न्यूट्रलाइजेशन में, तो यूज़ ही नहीं लेने। अगर एसिड और बेस जो हम न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं उनके एक्स फैक्टर इक्वल है, तब तो हमें फॉर्मूले में एक्स फैक्टर यूज़ में नहीं लेना है। और अगर दोनों के एक्स फैक्टर अलग अलग है तो फॉर्मूले में हमें एक्स फैक्टर का यूज़ करना होगा। तो ये तीन फॉर्मूले हम कब यूज़ करते हैं, जब रिएक्शन में क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन। फिर सिंपल कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें A और B हम ये मान के चल रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूले बना रहे हैं। अगर A B C रिएक्टेंट होता और D और E F जो है वो प्रोडक्ट होता, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे ये मैंने ये मान के चल रही हूँ रिएक्शन है, तो इसका बराबर इसका हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3, राइट। N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। अब ये प्लस कब होंगी, जब दोनों बेस हो और बनाने वाला प्रोडक्ट भी कुछ बेस हो, राइट। ये कब होगी रिएक्शन, जब ये भी बेस हो, ये भी बेस हो और बनने वाला भी बेस हो। अगर ये बेस ये एसिड हो गया तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी अगर यहाँ पर ये भी बेस, ये हमारे पास में क्या है, बेस है या फिर ये एसिड है, ये भी बेस है या फिर एसिड है, और बनने वाला भी बेस या फिर एसिड है, तब तो हमें ये जो हमारे पास में अभी टर्म ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है वही यूज़ करना साइन। बट एक बेस दूसरा एसिड, ये एसिड तो ये बेस, अगर दोनों अलग अलग है तो ये प्लस की जगह क्या यूज़ करना होगा, हमें माइनस यूज़ करना होगा। जब यहाँ पर अगर बेस हो एक जगह और एक जगह एसिड हो तब हमें माइनस यूज़ करना है, और ये रिएक्शन N की बन जाएगी। वही एक्स फैक्टर कब यूज़ करना है, जब एक्स फैक्टर डिफरेंट हो, और एक्स फैक्टर सेम हो जाए तो एक्स फैक्टर यूज़ नहीं लेना है। एक्स फैक्टर डिफरेंट हो तो यूज़ करना है, एक्स फैक्टर सेम हो तो यूज़ नहीं करना है। अब प्लस क्यों ले रहा है, मैं ये मान के चल रही हूँ ये रिएक्शन हो रही है, इसमें ये भी एसिड ये भी एसिड ये भी एसिड है, ये भी बेस ये भी बेस ये भी बेस है, राइट। यानी दोनों में अलग कुछ भी नहीं है। अगर अलग आए तो ये प्लस की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा, माइनस। माइनस कब यूज़ करना होगा, जब एक एसिड दूसरा बेस पहला एसिड हो, ऐसा कुछ हो, तब हमें माइनस यूज़ कर लेना है जो प्लस हमने यूज़ किया था। और अगर वहाँ पर दोनों ही सेम है तो प्लस यूज़ कर लेना है। अब ये एक्स फैक्टर का भी मैंने बता दिया किस फॉर्मूले में यूज़ में लेना है और किस में यूज़ नहीं लेना है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कि फर्स्ट है हमारे पास में NaOH और सेकंड है HCl। NaOH की हमने कंसंट्रेशन ली है 0.5 और उसका जो वॉल्यूम है ना वो 250 ml। अब इससे मतलब समझ रहे हैं, 0.5 मोल ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक हमारे पास में कोई बकेट था, उसके अंदर सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है, सॉरी 1 लीटर है, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर NaOH जो सोल्यूट हम डाल रहे हैं उस NaOH के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.5। तब हम इसकी मोलरिटी लिखेंगे 0.5 m मोलरिटी, यानी 0.5 मोल किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर। तो फिर ये 250 ml क्या है,
यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल NaOH हमने डाला था, और अब जो सॉल्यूशन हमारे पास में है वो सॉल्यूशन हमने 250 ml लिया है, लेकिन ये 0.5 मोल जो NaOH के है वो 1 लीटर में है, 1 लीटर में ही है। और मैंने कहा था कि मोलरिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलरिटी क्या है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो इंटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव मतलब नॉन एडिटिव, यानी एक बकेट में अगर 5m कंसंट्रेशन वाली जो कोई भी सॉल्यूशन रखी हुई है, अगर उसको हम थोड़ा सा ढोल दे बाहर और फिर उसमें देखें तो क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी? नहीं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, राइट। अगर उसी वाटर को हम चाहे समुद्र से लें, उसी को हम रिवर से लें, उसी को हम कहीं से भी पॉन्ड से वगैरह से ले, हमारे घर से ले, कहीं से भी ले, उस वाटर की डेंसिटी सभी जगह क्या होगी? 1 ही होगी, बिकॉज वो भी कंसंट्रेशन की तरह क्या है? एक इंटेंसिव है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 0.5 मोल जो है वो NaOH के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तभी तो ये m लिखा है पीछे। m बताता ही क्या है? मोल बताता है सोल्यूट का, कब? जब सॉल्यूशन हमारे पास में 1 लीटर हो। अब वो जो सॉल्यूशन था 1 लीटर, वो 1 लीटर पूरा नहीं लिया है रिएक्शन में, उसका ओनली फॉर 250 ml लिया है। तो क्या कंसंट्रेशन ये नहीं होगी 250 में? 250 में भी यही होगी, 50 में भी यही होगी, 500 में भी ये होगी, 700 में, 800 में, 900 में और 1000 ग्राम ml में, और तब क्या हो जाएगा? 1 लीटर। अब 1 लीटर से ज़्यादा चलेगा तो मोलरिटी चेंज होगी, क्योंकि हम किसको बेस मान के चलते हैं? 1 लीटर को। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में ये मोलरिटी थी, अगर 250 ले रहे तब भी यही रहेगी, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड नहीं करती कि वॉल्यूम हमने कितना लिया उसमें से। एक बार जो हमारे पास में कंसंट्रेशन आ गई, मोलरिटी आ गई, वही मोलरिटी रहेगी। अब उसमें से 2 गिलास बाहर निकाल दो तो तब भी कंसंट्रेशन तो वही रहेगी ना, क्योंकि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था सोल्यूट का पूरे सॉल्वेंट में वो बिल्कुल एक जैसा था, तभी तो वो होमोजीनस मिक्सचर भी है। सो ये मैंने थोड़ा बीच में इसका बताया, बाकी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था यह। तो क्वेश्चन हमारे पास में था NaOH है, 0.5m उसकी कंसंट्रेशन है, 250 ml इसका लिया है, इसका 50 ml लिया है, 1m कंसंट्रेशन का HCl वाला सॉल्यूशन हमारे पास में है, राइट। सो पहला तो ये देखते हैं कि क्या दोनों सेम है, क्या दोनों एसिड है या दोनों बेस है? नहीं, एक एसिड एक बेस है। यानी जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पूछा क्या हमारे पास में? मोलरिटी, यानी मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये M1V1 माइनस M2V2 होगा, क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग है, और है भी 2 रिएक्टेंट तो 2 वाला बना दिया, और तीसरा रिएक्टेंट आएगा जो नेट आएगा वो क्या होगा? M3V3, राइट। दोनों अलग अलग है एसिड बेस, इसलिए माइनस आ गया। आया बात समझ में हमें? फिर दूसरा ये देखना है कि पहले आगे कौन आएगा, तो पहले यहीं पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 500 को 1 से करेंगे तो 500 आएगा, 250 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आई थिंक आएगा 125। तो ज़्यादा कौन हो गया? ये वाला हो गया, तो इसको आगे लाएंगे। यानी अब यहाँ एक्स फैक्टर में क्यों यूज़ नहीं ले रही हूँ? मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक्स फैक्टर यूज़ लेने वाला और एक यूज़ नहीं लेने वाला। यहाँ क्यों यूज़ में नहीं ले रही हूँ? रीज़न क्योंकि HCl और NaOH दोनों का एक्स फैक्टर सेम है। मैंने कहा जब एक्स फैक्टर सेम होता है एक्स फैक्टर यूज़ में नहीं लेते, बिकॉज लेने से भी वो कट ही जाएंगे, कोई फ़ायदा उसका है नहीं। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं M1 क्या है? 1m इंटू V1 क्या है? 500 ml, M2 क्या है? 0.5 इंटू V2 क्या है? 250 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? M3 हमें फाइंड आउट करना है, HCl जो है वो बचेगा। दिखती बात है, जब कोई ज़्यादा है हमारे पास में एसिड और बेस कम है, तो जितना जो ज़्यादा एसिड है बेस कम है, तो जितना बेस है उतना एसिड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और बचेगा क्या? नेट बचेगा एसिड। तो एसिड की ही, HCl की ही मोलरिटी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जब हम 2 सॉल्यूशन को आपस में जोड़ेंगे, उनका वॉल्यूम तो हमेशा जुड़ेगा ना, एक गिलास दोनों को जोड़ेंगे, वॉल्यूम तो हमेशा जुड़ेगा। मैंने कहा कंसंट्रेशन नहीं जुड़ती है, कंसंट्रेशन का मैंने बोला मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो नहीं जुड़ सकती जैसे हम जोड़ रहे हैं, बट वॉल्यूम तो जुड़ता है ना। यानी 250 और 500 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। वॉल्यूम हमें पता चल गया, दोनों का जुड़ गया हमारे पास में। अब इसका देखते हैं, जैसे ये हो गया 500 हो गया, और ये माइनस हो गया हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में 125, एंड ये हो गया M3 इंटू 750। सो ये हमारे पास में कितना हो गया? 375, और ये हो गया M3 इंटू 750, एंड 0 नहीं, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सॉरी
सो M3 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा कितना 375 एंड ये हो गया 750 एंड फिर भी 5 के टेबल से जो भी हो उसको करके देख लेना। सो ये आ जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें न्यूमेरिकल, हमें प्रोसेस समझना था। तो वो प्रोसेस हमारे पास में आ गया कि 2 रिएक्टेंट थे, एक्स फैक्टर का ध्यान रखना था, माइनस वगैरह इनका ध्यान रखना था और क्वेश्चन बहुत इजीली हो क्या है। एक रिएक्टेंट है हमारे पास में HCl, दूसरा है H2SO4। जब दोनों ही एसिड है तब हम प्लस यूज़ करेंगे या माइनस फॉर्मूले में प्लस यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। दूसरी बात, एक्स फैक्टर यूज़ में आएगा क्योंकि बात करी जा रही है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं? मोलरिटी को बोलते हैं। मोलरिटी की बात की जा रही है, एक्स फैक्टर आएगा या नहीं आएगा ये देखना है हमें, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है। सो दूसरी बात हमें एक्स फैक्टर की देखनी है। तो एक्स फैक्टर हम कब यूज़ में लेते हैं? जब एक्स फैक्टर डिफरेंट हो। पहला है HCl का एक्स फैक्टर 1 होता है, दूसरा है H2SO4 जिसका मैक्सिमम कितना होता है, जब कोई रिएक्शन नहीं दे रखी हो मैक्सिमम लेके चलते हैं, और वो H2SO4 का यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब एक्स फैक्टर डिफरेंट हो और सॉल्यूशन में किसी का पूछ रहा हो तो एक्स फैक्टर तो यूज़ होगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिखते हैं क्या, क्योंकि प्लस आएगा सेम है इसलिए, तो M1V1, साथ में एक्स फैक्टर भी अलग है तो वो भी यूज़ होंगे, M1V1 प्लस M2V2 एक्स फैक्टर बराबर क्या हो गया? M3V3 एक्स फैक्टर, राइट। M1 की बात करें कितना है? 0.2, V1 कितना है यहाँ पर? 300 ml हो गया, प्लस सॉरी इंटू एक्स फैक्टर कितना है HCl का? 1, प्लस M2 की बात करें कितना है? 0.3, वॉल्यूम कितना है? 200 ml, एक्स फैक्टर कितना है हमारे पास में? 2 बराबर M3 हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम दोनों का ऐड कर दो, 200 300 कितना हो गया? 500 हो गया। 500 इंटू एक्स फैक्टर की बात करें कितना है? किसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है सॉल्यूशन में? H प्लस की, प्लस आयन कितना है? 1, एक्स फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास में 1। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 60 एंड फिर यहाँ की बात करिए कितना हो जाएगा? अगेन 60 और इंटू 2 बराबर क्या हो गया? M3 इंटू 500, राइट। सो ये कितना हो गया? 120 एंड 60 कितना हो गया? 180। सो M3 बराबर हो गया 180 अपॉन 500। सो सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 0.36 लाइक समथिंग इससे आ जाएगा। सो ये हमारे पास में था कि पहले एक्स फैक्टर का देखना था यूज़ करना है या नहीं करना है। करना है, रीज़न क्योंकि अलग अलग है, फिर आता है प्लस माइनस यूज़ करना है या नहीं करना है, और इजीली क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बस यही फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये ध्यान देना होता है, और फिर वो वैल्यू सही पुटअप कर दे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। है जिसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इफ़ ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% मेटल। यानी हमारे पास में एक मेटल ऑक्साइड गिवन है और उस मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल जो है वो 40% प्रेजेंट है, तो इस मेटल का हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था क्लास के स्टार्टिंग में? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है? ये बोल रहा है कि एक मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड नो डाउट किससे मिलकर बना होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होगा? मेटल ऑक्साइड बना होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है? कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इक्विवेलेंट आ गए सारे। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। सो ये हमें क्या शो कर रहा है? यानी यहाँ से सबसे पहले हमने ये देखा कि मेटल ऑक्साइड है, उसमें मेटल 40% है और मेटल का इक्विवेलेंट पूछा है। अब मेटल ऑक्साइड है तो वो मिलके किससे बना होगा? मेटल एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहेगा? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये सब क्या होंगे? इक्विवेलेंट, इक्वल। और इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, तो वो भी सब इक्वल होंगे। अब हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमने फिक्स कर दिया था कि ये होता है। और इनके साथ में जुड़े हुए जिस भी एलिमेंट का हमसे पूछा जाए वो उस ग्राम के साथ अगर है तो वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता होता है, उसका वेट जो है वो मेटल ऑक्साइड के अंदर 40% अगर मेटल है तो बचा हुआ 60% मेटल ऑक्साइड में क्या होगा? ऑक्सीजन, तो 60 ग्राम ऑक्सीजन हो गया।
वेट मेटल की बात करें तो कितना है 40 ग्राम है, तो क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट जो है हमें इक्विवेलेंट वेट अगर मेटल ऑक्साइड का दिया होता तो हम उससे कर लेते हैं, लेकिन अभी 3 चीज़ें पता है तो ये वाला तरीका याद अपना लेते हैं और हमें जो ज्ञात करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वो ज्ञात कर लेंगे। सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट 100% पूरा मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% मेटल है, यानी 40 ग्राम मेटल है, तो 60 ग्राम कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 8 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 × 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 16/3 हो गया, तो 5.555 करके 5.6 पे राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा। तो हमें जो निकालना था हमारे पास में क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट से फाइंड आउट किया, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सिंपल मैथमेटिक है हर कोई कर लेगा, हमें जो स्टार्टिंग करनी होती क्वेश्चन की कैसे करेंगे वो समझ में आनी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग थी इसकी जिस पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन है हमारे पास में मेटल क्लोराइड का। मेटल क्लोराइड कैसे बनता है, हमारे पास में मेटल क्लोराइड बना है तो वो कैसे बना होगा, उसमें मेटल है और मेटल के साथ क्या जुड़ी होगी, क्लोरीन जुड़ी होगी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, राइट। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो गया, मेटल बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, क्लोरीन, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया हमारे पास में, मेटल क्लोराइड का हो गया, राइट। सो अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या गिवन है, जैसे मेटल क्लोराइड की बात करें तो वेट गिवन है और वेट इसका गिवन है हमारे पास में, इक्विवेलेंट वेट हमें इसका पता नहीं है, पूछा मेटल का है, फिर से हम ये यूज़ कर पाएंगे, रीज़न क्योंकि क्लोरीन कितना है उसका वेट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट हमें क्लोरीन का पता होता है, वेट हमें मेटल का पता है कि जब क्लोरीन इतना है तो इसमें से इतना माइनस कर दो, बचा हुआ क्या हो गया, मेटल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा। यानी फिर से हमें ये वाला टर्म जो है वो यूज़ करना है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है, वेट ऑफ मेटल कितना होगा, अगर मेटल क्लोराइड का वेट 34.5 है और उसमें क्लोरीन 35.5 ग्राम है तो इसमें मेटल कितना हो जाएगा, मेटल हो जाएगा मेटल क्लोराइड माइनस क्लोरीन का कर दो, यानी 34.5 में से माइनस कर दो 35.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9, और ये हो गया हमारे पास में 39 ग्राम हमारे पास में क्या हो गया, मेटल हो गया। तो वेट हम इसका क्या लिखेंगे 39। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ क्लोरीन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 35.5, सो यहाँ पर यूज़ कर लिया 35.5, और इक्विवेलेंट वेट भी क्लोरीन का 35.5 ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो हमारे पास में आ गया कितना 39 ग्राम, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो 39 हमारे पास में आ गया, ग्राम नहीं होगा, 39 हमारे पास में क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। सो अब मुझे बहुत ही केयरफुली सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं नहीं, नीट एग्ज़ाम देने वाला हर एक एस्पिरेंट नीट का जानता होगा कि नीट का कंपटीशन लेवल क्या है, यानी ईयर बाय ईयर नीट का पेपर जितना इजी होता जा रहा है उतना ही उसका कट ऑफ लेवल हाई होता जा रहा है, यानी वहाँ पर अगर 1 नंबर भी तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कटता है तो तुम रैंकिंग में उतना ही पीछे चले जाओगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 1 नंबर की बदौलत। यानी वहाँ एस्पिरेंट जो 17 से 18 लाख तुम सबको पता है कि उस पर अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सबको पता होता है 17 to 18 लाख नीट एस्पिरेंट जो है उस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं।
लेकिन क्या 17 से 18 लाख सबको सीट मिल जाती है नीट में? नहीं मिलती। अगर बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसमें सीट्स की बात करें तो 5000 to 6000 ओनली। कहाँ 15 to 16 लाख या फिर कहाँ 5 to 6000 की बात करें तो क्या सबको मिल रही है? सब क्या, अगर मैं 2% भी निकालूँ तो वो भी ढंग से नहीं निकल पा रहा है। अगर सीट्स की बात करें तो क्या सबको सीट मिलने वाली है? नहीं। सीट उसी बच्चे को मिलेगी जो इस कंपटीशन को ना एज ए सब्जेक्टिव एग्जाम प्रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है नीट का एग्जाम सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव एक बार देना फिर भी इजी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना इजी नहीं होता जो सोच के तुम चल रहे हो। 4 ऑप्शन आते हैं, किसी एक को टिक करना होता है, लेकिन वो 4 ऑप्शन जो ना वो इस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि तुम उसमें एक भी टिक नहीं कर पाओगे कि सही होगा या नहीं। अगर गलत चला गया तो छोड़ने के 4 नंबर जाते हैं, लेकिन गलत करने के 5 नंबर जा रहे हैं। तो उस भीड़ से तुम कैसे आओगे, उस स्टूडेंट्स में कैसे शामिल होगे जो 5 to 6000 जो नीट एग्जाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट अच्छी से अच्छी लेना चाहेंगे? उसमें कैसे आओगे जब तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अच्छी होगी? रट्टा मार अब नहीं जा सकता, वो स्कूलिंग लाइफ तक बहुत है। अगर कंपटीशन क्लियर करना है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत अच्छे रखने होंगे। लाइक मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ ये आगे चैप्टर में आएगा तब मैं बता दूंगी, अभी याद रख लो। या फिर मैंने पीछे बताया था, हर बार जहाँ जो वर्ड काम आता है मैं हर जगह बता रही हूँ। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी जाके मैं भी स्पीड अप कर पाऊँगी। नीट में 2 चीज़ें हैं, अगर कंपटीशन में आए हो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कंपटीशन में आओ, बुरा मानने की बात नहीं, तुम्हें कंपटीशन में आने के लिए कोई नहीं बोल रहा, तुम अपनी मर्जी से कंपटीशन में आ रहे हो। क्योंकि तुम नहीं आओगे तो ऐसा नहीं कंपटीशन नहीं होने वाला। नीट हर साल होता है, हर साल होगा। ऐसा नहीं ये बच्चा नहीं आया तो इसी के नाम से नीट हुआ करता था, अब ये नहीं आ रहा तो नीट नहीं होगा। नीट हर साल होगा, चाहे तुम्हें कंपटीशन में आना है या कंपटीशन में नहीं आना है। नीट हर साल होता था तो होता है और होता ही रहेगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपको उसमें सीट चाहिए या नहीं चाहिए मेडिकल कॉलेज में। 2 चीज़ है, या तो जान लगा दो 100% या जाने दो, क्योंकि ये कोई प्रिपरेशन नहीं होती 50% कर ली 40% कर ली। क्यों करनी है ऐसी प्रिपरेशन? जब तुम्हें नीट क्लियर करना है, क्या मजाक समझ के रखा है उसको? जब तुम्हें नीट में जाना है तो 50 या 40% प्रिपरेशन क्यों रखनी? पूरी 100% दो ना अपना। तब नहीं होता है तो अलग अच्छा फील होता है कि मेरा सब कुछ तैयार था, मैंने सब कुछ किया, फिर नहीं हुआ, बाई लक नहीं हुआ तो अलग बात है। तुमने पहले से ही तैयारी पूरी नहीं की तो नीट में कहाँ से नंबर आएगा? ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक या इसमें से आता है इसमें से नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आए हो तो पूरा डेडिकेशन इसमें रखो। बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, और नहीं बुरा लग रहा हो तो ये बुरा मानने की बात नहीं है। एज ए बिग सिस्टर ही मैं आपको बोल रही हूँ। 100% दोगे तभी जाके गूगल पे जब नाम सर्च करोगे अपना, तब वो सर्च लिस्ट में पाओगे, तब तुम्हें फील होगा। अपना नाम अभी जाके गूगल के सर्च बार पे डालो, कोई नहीं बताएगा। गूगल क्यों आइडेंटिफाई करेगा? क्योंकि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। जब तुम इस कंपटीशन में आए हो तो दो ना अपना 100% पोटेंशियल। जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे होंगे, तो वो बच्चे कर रहे होंगे जिन्हें इस नीट में भीड़ से आगे आना है। क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी है, उस भीड़ में हमें नहीं रहना है, भीड़ से आगे आना है। और उसके आगे आने के लिए हमें हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और स्मार्ट मतलब जो कंपटीशन है उसको फाइट करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री रटने की कोई चीज़ नहीं होती है ये। हर क्वेश्चन में अटक जाते हो, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, फिर सोचते हो अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा, डाउटनट पे डालते, स्नैपसॉल्व पे डालते, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आगे निकल जाएंगे। तो तुमने उस क्वेश्चन का प्रोसेस देख लिया, लेकिन क्यों अटके थे उसका रीज़न था कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। वरना होता तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता कि इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे करने वाला हूँ, उससे आंसर आ जाएगा।